हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस को समझा जाता है, उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज किया जाता है और फिर एक मन बनाया जाता है कि क्या हमें ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक भी है कि नहीं, और यदि इन्वेस्ट करने लायक है तो किस प्राइस में इसमें इन्वेस्ट करें ताकि वहां से डाउनसाइड का पोटेंशियल बहुत लिमिटेड हो जाए और अपसाइड का पोटेंशियल काफी ज्यादा हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। जी, कंपनी का नाम है जे कुमार इंफ्रा लिमिटेड। इससे पहले कि हम जे कुमार के बिजनेस के बारे में स्टडी करें, हम लोग एज यूजुअल उसका पहले थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली कुछ इंटरेस्टिंग है भी या नहीं, और फिर अगर वो पसंद आएगी तो हम लोग उसके बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे और डीपली समझेंगे कि इस कंपनी में आगे क्या फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। तो देखते हैं, कंपनी का मार्केट कैप जो है अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 2266 करोड़ है। कंपनी अभी 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, ऊपर 352 रुपया गया था और नीचे 52 वीक लो 149 रुपीज तक। तो 352 से करीब करीब 50 रुपए का करेक्शन ऑलरेडी कंपनी में आ चुका है। स्टॉक का पी का बात करें तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, 9.6 के पी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, विच इज क्वाइट ओके। कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिखता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15.2% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10.3%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है। रीजन इसकी, इस तरह की कंपनी में क्या होता है, डेट काफी होता है, उस वजह से क्या होता है कि जनरली इसमें क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बेटर आता है, पर इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई होने की वजह से नेट प्रॉफिट जो आता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी कम दिखता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा दिखता है। अगर थोड़ा और वैल्यूएशन का बात करें तो प्राइस टू बुक इज ओके, 1.09 के प्राइस टू बुक में कंपनी अवेलेबल है, विच इज नॉट वेरी ओवर वैल्यूड, क्वाइट डिसेंट, वैल्यूएशन वाइज खराब नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स इज 0.59, तो वो भी ठीक है। तो मार्केट कैप टू सेल्स को लेके भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कैश का बात करें तो कंपनी के पास 374 रुपया कैश में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऑल टाइम हाई 450 रुपया जा चुका है, तो वहां से अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो 300 रुपए पे कंपनी मिल रही है। ईवी बाई इबिटा अगर हम देखें, थोड़ा सा मल्टीपल्स अगर इसको कंपेयर करें, उसके पहले हम चार्ट में देखते हैं, पीयर से कंपैरिजन करने से पहले चार्ट समझ लेते हैं। तो चार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये 200 और 50 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर यहां से जब ये क्रॉस किया अपने 50 डीएमए को, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाते गए, अभी फिलहाल करेक्शन में ये थोड़ा सा 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि वो यहाँ से 50 डीएमए के आसपास से दोबारा से बाउंस ले ले, यहाँ से दोबारा से एक बाउंस आ जाए कंपनी में, या फिर हो सकता है अगर ये यहाँ से गिर के 200 डीएमए के सपोर्ट को लेना चाहे तो वो हो सकता है कि यहाँ पर करीब 200 डीएमए के सपोर्ट में, यानी 250 रुपया तक टेक्निकल लेवल पे ये आ सकता है। तो टेक्निकली जो हम लोग को दिख रहा है ये ऑलरेडी 300 पे सपोर्ट के रेंज में है, तो या तो 50 डीएमए का सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस बैक कर जाना चाहिए। अगर इसको तोड़ के नीचे आता है, बाजार में कुछ दिन, मान लो हफ्ता 10 दिन मंदी रहता है, तो ये गिर के यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होके अगर बहुत ज्यादा गिरता है तो 200 डीएमए पे ये सपोर्ट लेके, यानी 250, 255, 60 के रेंज में ये कंपनी टेक्निकल लेवल से आ सकता है। पीयर कंपैरिजन देखना इंटरेस्टिंग होगा इसमें, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर इसके पीयर से हम कंपैरिजन करें, जैसे आईआरबी इंफ्रा से कंपेयर करें, तो आईआरबी इंफ्रा का पी देखिए 22 के पी पे ट्रेड कर रही है। इरकॉन इंटरनेशनल 5 या 6 के पी पे है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। कभी इस पे मौका मिला तो डीपली स्टडी करके हम लोग वीडियो बनाएंगे। दिलीप बिल्डकॉन तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो पी है ही नहीं। जे कुमार इंफ्रा को देखिए 9.6 के पी पे है। फिर एजीआई इंफ्रा 14 के पी पे, लिखिता इंफ्रा 14 के पी पे। यानी अगर कंपैरिजन करें तो जिस पेडिग्री की ये कंपनी है जे कुमार इंफ्रा, अभी हम लोग इसका फंडामेंटल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस पेडिग्री की कंपनी, उसका वैल्यूएशन 9.6 पे अगर अवेलेबल है तो ये क्वाइट डिसेंट वैल्यूएशन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो मोर और लेस अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 13.84% है। ईवी बाई इबिटा आप देखो, आईआरबी इंफ्रा का 8.33 है, दिलीप बिल्डकॉन का 18.38 है, लिखिता इंफ्रा का 9.14 है, एजीआई इंफ्रा का 10.16 है, जेपी इंफ्राटेक तो बोलना ही नहीं है, 57, 56 है।
उसके अगेंस्ट में अगर जे कुमार इंफ्रा का ईवी बाई एबिटा जस्ट 4 है, तो आप समझ सकते हो कि ये कंपैरिजन अगर पीयर से हम कंपैरिजन करते हैं तो ये क्वाइट अंडर वैल्यूड दिखती है, पी के टर्म्स में भी अंडर वैल्यूड दिखती है और ईवी बाई एबिटा के टर्म्स में भी अंडर वैल्यूड दिखती है। डेट इक्विटी देखें तो पूरा पीयर्स में ऑलमोस्ट सबसे कम डेट इक्विटी इसका है 0.23, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, तो डेट के मामले में भी इसका कम है। पेग रेशियो भी देखें तो 1 से कम है, विच इज आल्सो गुड। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के मामले में कंपनी इज लुकिंग क्वाइट गुड, कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इनफैक्ट अपने पीयर से कम ही, तो अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी अभी अवेलेबल है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट का हम बात करें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है, कि पिछले जून का अगर कंपेयर करें तो 675 करोड़ का टर्नओवर था, उसके पहले वाले जून में तो एकदम लॉकडाउन था, तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। प्री कोविड लेवल का देखते हैं तो 670 करोड़ का टॉप लाइन था, तो 670 करोड़ का टॉप लाइन था, यहाँ पर भी 670-75 का टॉप लाइन था। इस बार जून में ये 994 करोड़ का टॉप लाइन, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं तो 30 से 40% का साफ ग्रोथ हम लोग को टॉप लाइन में नजर आ रहा है। परसेंटेज का बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 17% था, यहाँ पर 14% था, और अभी यहाँ पर फिर 14% है। अगर आप मैनेजमेंट से बात करोगे तो मैनेजमेंट का बोलना है कि 17% एक दो क्वार्टर में अगर कुछ हो भी गया तो दैट वाज एक्सेप्शनल क्वार्टर। इनका रेंज रहता है 13 से 15-16% के रेंज। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग नीचे 13%, ऊपर 16%, उससे ऊपर हम लोग का मार्जिन नहीं, 16 भी नहीं बोलते लोग, 13 से 15 के बीच में ये लोग रेंज, मतलब सस्टेनेबल इबिटा मार्जिन मैनेजमेंट का बोलते हैं। तो दैट इज क्वाइट गुड कि मैनेजमेंट कंजर्वेटिव वे में बात करता है और उतना ही मार्जिन से लोग अर्न करते हैं। इंटरेस्ट आप देखो तो क्वार्टरली 25 करोड़ का इंटरेस्ट जाता है, और ये लोग रेगुलरली वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप देखो तो पिछले ये प्री कोविड में 41 करोड़ था, पिछला जून में 32 करोड़ था, वहां से बढ़ के एकदम 62 करोड़ हो गया। तो अर्निंग्स कितना क्या आया है, 8 रुपया 18 पैसा का ईपीएस कंपनी जनरेट किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है क्वार्टर वाइज, ये काफी बेटर और काफी इंप्रूव हो रहा है। ईयर वाइज अगर हम देखें तो मार्च 21 में 2570 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो मार्च 22 में बढ़ के 3500 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि एवरी ईयर इनका रेवेन्यू किस तरह से टॉप लाइन बेटर से बेटर होते जा रहा है। अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली इतने सालों तक अपना टॉप लाइन ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी खास करके, जहां हम लोग देखे थे कि 2018 में 19 में आईएलएफएस का क्राइसिस आया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना ऊपर नीचे हुआ, इतना तकलीफ हुआ पूरे सेक्टर को, वहां भी इन्होंने कंटिन्यूअसली अपना टॉप लाइन में ग्रोथ मेंटेन किया। दिस शोज द पेडिग्री ऑफ द मैनेजमेंट, ये बताता है कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितना स्ट्रांग है और कितना अच्छा है, कि इतना बुरा समय 2018 19 20 कितना बुरा समय गया, उसके बावजूद इन्होंने परफॉर्मेंस अपना बरकरार रखा। मार्जिन भी इनका अच्छा ही था, देखिए यहाँ तो 18-19% का मार्जिन था, फिर भी यहाँ 14-12% का मार्जिन ये लोग जो अपना सस्टेनेबल बोलते हैं उतना मेंटेन करके रखते हैं। तो मार्च 22 में तो इनका अर्निंग पर शेयर अगर बोले तो 27 रुपया का अर्निंग पर शेयर आया, जो कि हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा ये 27 रुपया 21 पैसा का अर्निंग पर शेयर। ग्रोथ का बात करें तो पिछले 12 महीने में 30% का सेल्स ग्रोथ है, अगर पिछले 5 साल का कैगर देखें तो 17% है, 3 साल का देखेंगे तो 8% कम दिखता है, बिकॉज 3 साल में 2 साल तो कोविड में बीत गया। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड में 2 साल कितना खराब हुआ होगा इनका। तो इस वजह से क्या है कि ये पिछला 3 साल का एवरेज कम दिख रहा है, हम लोग को 5 साल का 17% का कैगर देखना चाहिए, उसमें भी पिछले 5 साल में भी 2 साल जो खराब हुआ उसको लेके 17% है। अगर वो 2 साल नॉर्मल ईयर होता ना तो वहां पर भी चीज थोड़ा और बेटर होता। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 102% का प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 14% की कैगर से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट अगर देखें तो 2050 करोड़ के आसपास का इनके पास रिजर्व है, उसके अगेंस्ट में जो बोरोइंग्स है 472 करोड़ है, और बोरोइंग्स भी आप देखो तो ये 690-700 करोड़ से धीरे धीरे कम हो रहा है। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है कि आगे चल के हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको और भी ज्यादा कम करने का। फिक्स्ड एसेट आप देखो तो इनका 790 करोड़ के आसपास का फिक्स्ड एसेट है। अदर असेट्स में क्या क्या है इनके पास देख लेते हैं। इन्वेंट्री पड़ा है 366 करोड़ का, ट्रेड रिसीवेबल 888 करोड़ का, तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल इनका बड़ा है, तो विच इज अ बिट ऑफ कंसर्निंग कि ये ट्रेड रिसीवेबल इतना क्यों बड़ा है, इसके पीछे कारण ये है कि इनका सेल्स भी बढ़ा है।
तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी होती है, इनका जब सेल्स बढ़ता है तो इनका प्रोजेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे पैसे फंसे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, वो जैसे जैसे कंप्लीट होता है वैसे वैसे पैसा आता है। तो जैसे जैसे ये ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेंगे, ज्यादा वर्टिकल्स में इंटर करेंगे, इनका रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, विच इज नॉर्मल टू द बिजनेस। तो यहाँ पर कैश आप देखो 374 करोड़ का कैश है इनके पास, जो पहले 500 करोड़ के आसपास हुआ करता था, तो कैश थोड़ा सा इन्होंने यूटिलाइज किया। लोन्स एंड एडवांसेस ये लोग दे रखे हैं 950 करोड़ का। तो यानी जो प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं उसमें हो सकता है रॉ मटेरियल के सप्लायर को एडवांसेस दे रखे होंगे, क्योंकि मटेरियल प्राइसेस हम लोग देख रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस कितना पिछले साल कितना बढ़ गया था, इस साल भी बढ़ा हुआ ही था, अभी थोड़ा थोड़ा करेक्ट होना चालू हुआ है। तो वहां पर क्या होता है, बार्गेनिंग पावर थोड़ा सा ठीक करने के लिए या सस्ते में रॉ मटेरियल उठाने के लिए आपको एडवांस में हो सकता है पेमेंट करना पड़ता है। तो दैट इज वन थिंग। अदर एसेट्स में 420 करोड़ का अदर एसेट है। कैश फ्लो इज समथिंग इंटरेस्टिंग। आप देखो, रेगुलरली कैश फ्लो ऑपरेशन इज क्वाइट गुड। और ऐसा नहीं कि ये कोई एक साल में इनका कैश फ्लो ऑपरेशन अच्छा हुआ है, कैश फ्लो ऑपरेशन इनका रेगुलरली हर साल अच्छा होते जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 91 करोड़ इन्होंने खर्चा किया। फाइनेंसिंग में जहां तक मुझे लगता है इन्होंने अपना डेट चुकाया है, 114 करोड़ का डेट का रिपेमेंट किया, उस वजह से ये 224 करोड़ का डेट दिख रहा है। और इंटरेस्ट इन्होंने करीब करीब पूरे साल में 100 करोड़ का दिया। तो यही 224 करोड़ रुपया पूरा डेट फाइनेंसिंग में इनका चला गया। रेशियो का बात करें तो कैश कन्वर्शन साइकिल देखिए काफी अच्छा है। ऐसा 59 डेज 49 डेज कहाँ, ये 200 250 दिन हुआ करता था। अगर हिस्ट्री देखें तो ये कहाँ 250 दिन, 241, 230, 290, 196 ऐसे हुआ करता था। पिछले 2-3 साल में इन्होंने कितना अपना एग्जीक्यूशन को अच्छा किया है, और सरकार की तरफ से भी अब क्या पेमेंट इनको जल्दी मिल जाते हैं, तो इनको अपना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, कंप्लीट करने में काफी आराम मिलता है। वर्किंग कैपिटल डेज भी इनका रिजनेबल है, 85-87 डेज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के आसपास है, विच इज गुड। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करने का है वो यहाँ पर है। प्रमोटर का होल्डिंग आप देखिए 45% से धीरे धीरे 46% हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग देखिए, मार्च में 6.4% था, जून में ये 8.4 हो गया। यानी मार्च से जून एक क्वार्टर में इन्होंने 2% अपना होल्डिंग बढ़ाया है। फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में अपना स्टॉक्स बेचने के लिए जाने जा रहे हैं पिछले एक साल से, पिछले एक क्वार्टर में इन्होंने अपना होल्डिंग 2% इस कंपनी में बढ़ाया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ने देखिए 10-10.5% से ऑलमोस्ट 13.5%, इन्होंने 2.5-3% अपना होल्डिंग बढ़ाया एक क्वार्टर में। तो क्या हो रहा है, जो रियल प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, जो बड़े प्लेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड, उनका होल्डिंग 5% बढ़ा है। 2% फॉरेन इन्वेस्टर का, 3% डोमेस्टिक, यानी 5% शेयर आप देखो एक ही क्वार्टर में पब्लिक के हाथ से छीन लिया गया। पब्लिक के पास 36% हुआ करता था, वो सिर्फ 31% रह गया। तो जहां भी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि धीरे धीरे पब्लिक के हाथ से अगर शेयर छीना जा रहा है और बड़े प्लेयर्स के हाथ में अगर शेयर आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इस कंपनी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने जा रहा है। ये बड़े प्लेयर्स लोग अपना पोजीशन इस पे बना के बैठ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होते हैं जो शायद हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होते। इनका नॉलेज, इनका रिसर्च, इनका इनका कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली हम रिटेल इन्वेस्टर से काफी ज्यादा होता है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये काफी अच्छा चीज बता रहा है कि इस कंपनी में कुछ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिस वाज अबाउट द फंडामेंटल्स, कि हम लोग फंडामेंटल्स को कैसे देखते हैं, उसके नंबर्स को कैसे स्टडी करते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे चेक करते हैं। तो ये तो हो गया पास्ट एक्टिविटी। अब क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस मॉडल को पढ़ते हैं और बिजनेस को स्टडी करते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि इसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। बट इससे पहले कि हम बिजनेस में जाएं, 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, कुछ कमेंट्स भी आते हैं हमें कि छोटा वीडियोस बनाया करिए। कुछ लोग हमें सजेशंस भी देते हैं कि आप छोटा वीडियोस बनाओगे तो आपके व्यूज ज्यादा आएंगे। बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि छोटा वीडियोस और बड़ा वीडियो इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। इस चैनल का प्योर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं किसी भी कंपनी के बारे में जब आपके साथ डिस्कस करूं, तो उस कंपनी के बारे में मैं आपको कंप्लीट 100% इंफॉर्मेशन, मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड करके नहीं रखना चाहता, या आपको किसी भी तरह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देकर मिसगाइड नहीं करना चाहता। सिर्फ व्यूज के लालच में कि वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए, 10-15 मिनट का वीडियो बन जाए और उसमें व्यूज अच्छे आ जाए, पर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके इस कंपनी में अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करेंगे,
तो अल्टीमेटली यू विल सफर, आपका नुकसान होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे लालच की वजह से या मेरे व्यूज के लालच की वजह से आपका नुकसान हो, वो मुझे किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं। व्यूज थोड़े कम आएंगे मुझे चलेगा, बट ऑब्जेक्टिव जो चैनल का है मैं उसे टेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में बताऊं, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, सब कुछ बताऊं, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस लेवल पे आपका नॉलेज हो जाए कि आप खुद डिसीजन ले सके कि ये कंपनी अच्छी है या खराब, इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। ताकि उसके बाद क्या होगा, जब आप डिसीजन लेके इसमें इन्वेस्ट कर भी दोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं, क्योंकि आपने 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ इन्वेस्टमेंट किया। तो क्या है, अगर कल को 2-4% अगर शेयर का भाव गिर भी जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने डिसीजन के ऊपर कि आपका ये जो कन्विक्शन है ये बोरोड कन्विक्शन है। आपका ये जो कन्विक्शन है आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके स्टडी, आपने ये 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो देख के जो नॉलेज गेन किया है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप इस स्टॉक में बने रहेंगे। वरना क्या होता है, आप बहुत बार होता है हम लोग 10-10 मिनट का वीडियो देखते हैं, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आधा ज्ञान उसमें मिलता है, और उतना सही देख के हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो भले ही हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो, पर वहां से जैसे 5-7% अगर शेयर का भाव गिर जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और हम उसको लॉस में बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? ऐसा नहीं कि वीडियो का गलती था, नहीं, गलती हमारा था कि हमने पूरा नॉलेज नहीं दिया, और पूरा नॉलेज लिए बिना उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? स्टॉक मार्केट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप बोरोड कन्विक्शन पे मत जाइए। अपना स्टडी करिए, अपने आप को एम्पावर करिए, और उस कन्विक्शन से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, यू विल मेक मनी। पर अगर आप बोरोड कन्विक्शन पे करेंगे कि किसी ने 5-10 मिनट का वीडियो बना दिया, आप उसको देख के इन्वेस्ट कर दिए, आप हमेशा नुकसान करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आपका एक पैसा का भी नुकसान हो, इसीलिए मैं आपको पूरा नॉलेज देना चाहता हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप जब इन्वेस्टमेंट करें उसके बाद तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ करें और कंप्लीट कन्विक्शन के साथ करें, ताकि अगर कुछ शेयर का दाम गिर भी जाए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि कंपनी अच्छी है, मैं इसमें बना रहूंगा, तभी आप 2 पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, अंडरस्टैंड करते इसको समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का अगर बात करूं, तो 1999 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, इनकॉर्पोरेटेड टू अंडरटेक स्पेशलाइज्ड वर्क। तो ये जब शुरू हुई थी तो सारा काम नहीं लेती थी, कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क लेती थी, वो भी ईपीसी बेसिस पे। क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत अलग अलग तरीका से होता है, ईपीसी बेसिस भी होता है, फिर हैम प्रोजेक्ट्स भी होता है। तो ये अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये लोग मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, ईपीसी मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंप्लीशन। आप इंजीनियरिंग करके पूरा डिजाइन बनाएंगे प्रोजेक्ट का, उसको लिए जो भी मटेरियल चाहिए आप प्रोक्योर करेंगे, और आप ही कंप्लीट करके सामने वाले को हैंड ओवर करेंगे। इसको बोलते हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। यानी सामने वाला जो आपका क्लाइंट है, आप क्या हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, सामने वाला आपका क्लाइंट है, उसने आपको बता दिया कि मुझे ऐसा एक बिल्डिंग या ऐसा रोड बनाना है या ऐसा हाईवेज बनवाना है। आप उसको उन्होंने आपको, आपके क्लाइंट ने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि दिस इज व्हाट आई वांट, दीज आर द फीचर्स व्हाट आई वांट। अब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आप उस चीज को कैसे डिजाइन करोगे, मटेरियल कैसे, कहां से कैसे प्रोक्योर करोगे, और फिर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उनको कैसे हैंड ओवर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ईपीसी बेसिस। पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका, दे आर एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो अब आप देखो कौन कौन से स्टेट में इनका प्रेजेंस है, इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि जिस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप बहुत हो रहा है, डेवलपमेंट्स बहुत हो रहा है, बिजनेसेस बहुत आ रहे हैं, स्पेशली पोर्ट सिटीज जो होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़ा पैसा मिलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इनका प्रेजेंस आप देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, यूपी, कौन सा इसमें ऐसा स्टेट है जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, गुजरात सबसे बड़ा अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का तो वो गुजरात है, राजस्थान माइनिंग एक्टिविटी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा है, तो वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफी रिक्वायरमेंट होगा। यूपी हम लोग जान रहे हैं कि यूपी अपने आप को पूरा एकदम रीडिस्कवर करने के मोड में है, तो वहां भी बिजनेस एक्टिविटी काफी एग्रेसिवली काम हो रहा है, तो वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट बहुत एग्रेसिवली हो। तो हर स्टेट जहां जहां इनका प्रेजेंस है, इज अ स्टेट जहां डेवलपमेंट दिखता है। ये लोग क्या बनाते हैं, फ्लाईओवर एंड ब्रिजेस बनाते हैं। दे हैव कंस्ट्रक्टेड मोस्ट ऑफ द फ्लाईओवर्स एंड स्काई वॉक्स इन मुंबई।
यानी मुंबई में जितना भी फ्लाईओवर ज्यादातर जो दिखता है और स्काई वॉक्स दिखता है वो इनका बनाया हुआ है। यानी ये अगर मैं बोलूं कि जय कुमार इंफ्रा कहाँ के प्लेयर्स है तो बोलूंगा मुंबई के प्लेयर्स है। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका बहुत बड़ा होल्ड है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स ये लोग अभी हैंड ओवर लेना चालू किए। अमंग्स्ट फ्यू कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्वालिफाइड टू अंडरटेक लार्ज एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स। अब ये लोग इंडिया की कुछ गिनी चुनी कंपनीज है जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है, जो लोग क्वालिफाइड है कि वो लोग बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं। अब मेट्रो प्रोजेक्ट्स दो तरह के होते हैं, एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जैसे आप अगर कैलकाटा जाओगे, कैलकाटा में आप देखेंगे कि जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड मेट्रो है। आप दिल्ली जाओ, वहां पर आप देखेंगे कि जो मेट्रो है वो ऊपर में, रोड के ऊपर में एक ब्रिज बना के उसके ऊपर मेट्रो चलता है, तो दैट इज कॉल्ड एलिवेटेड मेट्रो। तो ये लोग के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो क्षमता है कि ये लोग बड़े प्रोजेक्ट्स मेट्रो के ले सकते हैं, अंडरग्राउंड वाले भी और एलिवेटेड वाले। क्वालिटी एग्जीक्यूशन, दे हैव द क्वालिटी टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीशन। इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करके देते हैं। बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया में है जो टाइमली अगर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे। अगर मुझे एक नाम याद आता है तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स है। पीएसपी प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी हमने काफी डीप टाइप वीडियो बना रखा है। उनका जो अभी रिजल्ट आया था उसका भी अपडेट अपडेट का मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहें तो हमारे चैनल को विजिट करके उस पर भी स्टडी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है पीएसपी प्रोजेक्ट और उनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप देखें, क्योंकि वीडियो बनाए ऑलमोस्ट 15-20 दिन या महीना भर हो गया, उसके अंदर उसमें काफी अच्छा शेयर का भाव थोड़ा सा बढ़ भी गया है उसके बाद, और आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स उनको मिल सकते हैं। तो दैट इज वन कंपनी टू लुक आफ्टर या लुक फॉर। तो ये भी एक वैसी कंपनी है जो अपने एग्जीक्यूशन के लिए बहुत माहिर है। 30+ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनके पास है। इनका आज का अगर ऑर्डर बुक का मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 12,100 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक, 7,000 एम्प्लॉइज है इनके पास। ठीक है, दे हैव रिच लेगेसी ऑफ मोर देन 4 डिकेड्स, यानी 40 साल का मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है। अगर बात करूं कि ये लोग कौन कौन से प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं तो आप देख सकते हो कितना डाइवर्सिफाइड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जितना डाइवर्सिफाई होता है ना, उनके पास ऑर्डर बुक हमेशा आगे से आगे आते रहते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट नहीं, दे कैन डू इट इन मेनी वेज। तो मेट्रो के प्रोजेक्ट ये लोग हैंडल करते हैं। ये लोग फ्लाईओवर्स एंड ब्रिजेस बनाते हैं, आप देख सकते हो फ्लाईओवर्स बनाते हैं। फिर रोड्स और टनल्स बनाने का इनके पास क्षमता है। रोड्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, एक्सप्रेस वेज, टनल्स, एयरपोर्ट का रनवेज, ये सब कुछ ये बनाते हैं। फ्लाईओवर और ब्रिजेस में फ्लाईओवर, ब्रिजेस, पेडेस्ट्रियन, सबवे, स्काई वॉक्स, मेट्रो में एलिवेटेड मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन, डिपो, ये सब बनाते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स आ गया, मेडिकल कॉलेज, रेलवे टर्मिनल स्टेशन, कमर्शियल बिल्डिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वाटर में ये लोग सीवेज ट्रीटमेंट का काम करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट बनाते हैं, मतलब रिवर फ्रंट्स बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं। और ये सारा चीज तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हर जगह इनका प्रेजेंस है। तो इसमें क्या होगा, कभी सरकार मेट्रो का बिल्डिंग कराएगी, कभी फ्लाईओवर्स का, कभी रोड्स का, कभी एक्सप्रेस वेज, कभी सिविल कंस्ट्रक्शन। तो इनको आए दिन आगे से आगे ऑर्डर मिलता रहेगा, क्योंकि इनका बुक्स इतना डाइवर्सिफाइड है, इनका बिजनेस इतना अलग अलग सेगमेंट को केटर करता है। कंपनी का ग्रोथ स्टोरी यानी इवोल्यूशन के बारे में अगर हम पढ़े तो ये बहुत जरूरी होता है देखना। इससे पता चलता है कि ओवर द इयर्स मैनेजमेंट ने क्या किया है, और वो इवोल्यूशन से हम जज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है। तो 1999 में जब ये लोग स्टार्ट किए थे, उस समय ये लोग खाली ईपीसी के बेसिस में कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे। 2008 में इनका लिस्टिंग हुआ। 2012 में दे वर अवार्डेड फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अगर फुल फॉर्म गलत हो तो प्लीज माफ करिएगा, पर जहां तक मुझे याद है इट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। और ये पहला कॉन्ट्रैक्ट इनको 1400 करोड़ का मिला था। और यूपीआरएनएल प्रोजेक्ट मिला था 519 करोड़। 2013 में पहली बार इनका रेवेन्यू 1000 करोड़ क्रॉस किया। 2015 में उन लोग को अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट मिला था 278 करोड़ का, और इन्होंने क्यूआईपी के जरिए 409 करोड़ रुपया रेज किया। 2017 में इनको मेट्रो प्रोजेक्ट मिला मुंबई का। अब देखिए, अभी तक ये लोग छोटे छोटे मेट्रो प्रोजेक्ट कर रहे थे। कितना का था मेट्रो प्रोजेक्ट? 519 करोड़, 1400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़। पर मुंबई का जब मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला, आप देखो अमाउंट 6700 करोड़।
तो कहाँ 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी 2017 में एकदम सीधे 6,700 करोड़ का। तो ये एकदम टर्निंग पॉइंट था इनके बिजनेस का। अगर मैं टर्निंग पॉइंट का बात करूं तो दिस 2017 वाज द टर्निंग पॉइंट, एकदम कंप्लीट गेम चेंज हो गया। 2020 में इनको फिर कॉन्ट्रैक्ट मिला 4,300 करोड़ के आसपास, जिसमें 1998 करोड़ का ऑर्डर एमएमआरडीए से इनको स्टैंड अलोन बेसिस पे मिला था। 2021 में इनको 2260 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और अभी 2022 में रेवेन्यू इनका 3500 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो दिस शोज कि 2013 में जो 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, आज 2022 आते आते 3500 करोड़, यानी 8-9 साल में इनका रेवेन्यू 3.5 गुना बढ़ गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए अपने रेवेन्यू को इस तरह से ग्रो करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक बहुत ही टीडियस काम है, और इसमें ग्रो होना ये तभी पॉसिबल है जब आपका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आपका एग्जीक्यूशन वीक होगा ना, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे और आपका रेवेन्यू ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इनका रेवेन्यू इस स्पीड से ग्रो हुआ है तो डेफिनेटली इनके पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है। मेजर अचीवमेंट इन्होंने 2022 में इनका क्या क्या मेन अचीवमेंट रहा है, तो ये लोग मुंबई मेट्रो लाइन 7 इन्होंने कंप्लीट किया है। मुंबई मेट्रो लाइन 7 दासिर ईस्ट से अंधेरी तक 13 प्रपोज्ड स्टेशन इन्होंने बनाए हैं। 9 स्टेशन आर ऑपरेशनल बिटवीन एरे टू दासिर, अदर स्टेशन लाइकली टू बी ऑपरेशनल सून। तो 13 स्टेशन का इन्होंने काम किया, जिसमें 9 इनका ऑपरेशनल हो चुका है, और बाकी जो गिना चुना 5-6 बचा है वो भी बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। मुंबई मेट्रो लाइन 2A पे इन्होंने काम किया है। जेएनपीटी पे काम किया है। जेएनपीटी क्या है? पोर्ट है, जहां से कनेक्टिविटी होता है बिटवीन, जहां पर ये लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आमरा मार्ग स्टार्टिंग फ्रॉम एनएमसी हेडक्वार्टर बिल्डिंग टू गवान फाता, यहाँ तक का जो कनेक्टिविटी है उस पर इन्होंने काम किया। इनका नंबर्स का बात करें तो क्वार्टरली रेवेन्यू अगर आप देखो, फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू तो कहाँ 668 करोड़ हुआ करता था, ये 994 करोड़ पहुंच गए। इबिटा 111 करोड़ से 140 करोड़ पहुंच गया, बीच में 2 साल थोड़ा सा अप डाउन था। अगर रेवेन्यू का बात करें तो मेट्रो से इनका करीब करीब 43% रेवेन्यू आता है, फ्लाईओवर ब्रिजेस एंड रोड से 53% आता है, एंड अदर सिविल कंस्ट्रक्शन से 4%। यानी मेन अगर बोलूं तो इनका बिजनेस जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, या तो मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, या तो रोड्स एंड फ्लाईओवर और ब्रिजेस को करते हैं। पैट का बात करूं तो 41 करोड़ का प्रॉफिट आज 62 करोड़ हो चुका है, बीच में 2 साल थोड़ा खराब था कोविड की वजह से। डेट का अगर बात करें तो 109 करोड़ का जो लॉन्ग टर्म डेट था, वो लॉन्ग टर्म डेट 109 करोड़ से घट के 69 करोड़ हो गया है। शॉर्ट टर्म डेट इनका 400 करोड़ के आसपास है, तो ओवरऑल टोटल डेट 469 करोड़ का टोटल डेट है। पर डेट इक्विटी रेशियो पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये काफी डाउन है, 0.21 है। तो ये शोज की डेट इज मैनेजेबल, डेट का कोई खतरा नहीं। तो ग्रॉस डेट इक्विटी इज विद इन कंट्रोल एट 0.22x एज ऑन जून। की डेवलपमेंट जो इनका हुआ है FY23, यानी अभी जो FY23 का जो भी 7-8 सॉरी अप्रैल में जून जुलाई 4-5 महीना जो बीता है, उसमें इनका क्या डेवलपमेंट हुआ, इनको 2 बड़े ऑर्डर्स मिले, टोटल मिला के 1374 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसमें कौन कौन सा ऑर्डर है? एक मिला है इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ से 1068 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसमें ये लोग 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे बनाएंगे फ्रॉम भोज टू मोरबी। तो भोज से लेके मोरबी तक का 8 लेन का कुछ प्रोजेक्ट ये लोग बनाएंगे। उसमें 1068 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है, इरकॉन इंटरनेशनल के बिहाफ में वो लोग ये काम करें। यानी अल्टीमेटली ये बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इरकॉन को मिला है, इरकॉन ने इनको पास ऑन किया। सेवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट मिला है फ्रॉम ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 510 करोड़ का मिला है। जेके और ये अपने जे कुमार का इसमें इस प्रोजेक्ट में शेयर कितना होगा? 306 करोड़ का इनका शेयर होगा। तो ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं तो 1374 करोड़, ये 1068 प्लस 306, ये दोनों मिला के 1374 करोड़ का अभी तक इनको 5-6 महीना में कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। ऑर्डर बुक का अगर बात करूं एज ऑन टुडे, तो ऑर्डर बुक एज ऑन जून 30 क्या है? सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करूं तो मेट्रो से 57% है, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस से 35% है, सिविल से 2% और वाटर का 7%। सब सेगमेंट अगर बात करूं मेट्रो में जाके
तो मेट्रो अंडरग्राउंड से 27%, मेट्रो एलिवेटेड जो मैंने बताया ऊपर में मेट्रो चलती है उससे 30%, रोड्स एंड टनल से 22%, सॉरी फ्लाईओवर से 22%, रोड्स एंड टनल से 14%, वाटर से 7%। क्लाइंट वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो, एनएचआई, एमएमआरडीए, एमएमआरसी, डीएमआरसी सबसे इनको ऑर्डर मिला है। ज्योग्राफिकल ब्रेकअप देखें तो मेन इनका बिजनेस महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में 69% ऑफ द जो ऑर्डर है वो महाराष्ट्र से है। दिल्ली से 22-23% है, 7% गुजरात से है और 1% यूपी से। तो मेन इनका बिजनेस कहाँ पर है, महाराष्ट्र और दिल्ली में। ये ऑर्डर बुक का पूरा ब्रेकअप इंडिविजुअल इन्होंने दिया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस कॉन्ट्रैक्ट में कितना बड़ा ऑर्डर बैकलॉग है। बैकलॉग यानी कितना रुपया का ऑर्डर कंप्लीट करना बाकी है। तो उस हिसाब से टोटल 12,100 करोड़ का आज के डेट में इनके पास ऑर्डर बुक। विजन क्या है, मैनेजमेंट ने अपना एक 2027 का विजन रिलीज किया कि 2027 तक हम लोग कहां पहुंचना चाहते हैं। तो वो विजन में ये लोग क्या बता रहे हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट का अगर बात करें तो ये बता रहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एंड हैज गॉट मेजर गवर्नमेंट ट्रस्ट। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट का काफी बड़ा ट्रस्ट है। अगर आप बजट का भी देखोगे तो बजट में भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा खर्चा करने वाले। तो उसमें दो चीज आ गया, एक मेट्रो नेटवर्क हो गया और एक नेशनल हाईवेज हो गया। तो मेट्रो नेटवर्क टू एक्सपेंड टू 27 cities covering 1700 kilometers by 2025 from current 13 cities and 733 kilometers। अभी मेट्रो सिर्फ 13 सिटी में अवेलेबल है इंडिया में और लेंथ कितना है, सिर्फ 733 किलोमीटर। 2025 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 27 सिटीज में, यानी इंडिया में जितना सिटी, और वो जितना तो नहीं बोलूंगा, 27 सिटी तक इंडिया में मेट्रो आ जाए और 1700 किलोमीटर का एक्सपैंड हो जाए, यानी यहां से ऑलमोस्ट डबल। तो जितना अभी मेट्रो है वहां से डबल हो जाएगा 2025 तक। तो मेट्रो के काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स और बिड्स आने वाले फ्यूचर में दिखाई देंगे। हाईवेज का बात करें तो गवर्नमेंट एम करती है टू कंस्ट्रक्ट 23 न्यू नेशनल हाईवेज। तो 23 नया नेशनल हाईवेज 2025 तक बनेगा, तो काफी बड़ा इसमें रेवेन्यू पोटेंशियल। अगर मेट्रो का बात करें तो 600 मिलियन इंडियंस हैं, तो इन नेक्स्ट 10 इयर्स 600 मिलियन इंडियंस विल बी लिविंग इन सिटीज क्रिएटिंग द नीड फॉर एफिशिएंट रेल नेटवर्क। तो बोल रहे आने वाले जो 5-10 साल है उसमें बहुत सारे लोग सिटीज में शिफ्ट होंगे, तो वहां पर जाम ना लगे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो ज्यादा, उसके लिए मेट्रो का रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगा। 111 ट्रिलियन का अपॉर्चुनिटी है। प्रोजेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो आएगा मेट्रो के अंदर में वो 111 ट्रिलियन रुपीज, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उसमें अगर 5-10% भी 10-20% का भी अगर ऑर्डर इनको मिल जाता है तो बहुत बड़ा इनके लिए गेम टर्नर होगा। नेशनल हाईवेज में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिनिस्ट्री ऑफ रोड कितना होगा, 1.99 ट्रिलियन का खर्चा होगा। एंड बजट में ऑलरेडी अलोकेशन मेट्रो प्रोजेक्ट में सरकार ने अच्छा खासा 1,91,300 मिलियन रुपया का बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अलग कर रखा है। और कैसे ये लोग पहुंचेंगे अपना $1 बिलियन रेवेन्यू के ड्रीम्स तक, तो वहां पर पहुंचने का इन्होंने रोड मैप क्या बताया है कि अभी हम लोग का जो ऑर्डर बुक है 12,100 करोड़ के आसपास है। एक्सपेक्टेड है कि बाई FY27 हम लोग का ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ का हो जाएगा। फोकस कहां पर रहेगा, इनका मेन फोकस रहेगा मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस एंड रोड्स पे। ये दो मेन जो इनका सेक्टर है। उसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं हम लोग और क्या क्या चीज में अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। सेवेज एंड वाटर प्रोजेक्ट्स में करेंगे, टनल्स और बिल्डिंग्स एंड हॉस्पिटल जो सिविल कंस्ट्रक्शन है उस पे भी हम लोग अपने आप को और बड़ा करने का कोशिश करेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट्स टू बी द मेजर कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑर्डर। पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक तक हमें पहुंचना है उसमें मेट्रो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा गोइंग फॉरवर्ड। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल मैट्रिक्स, इंप्रूविंग फाइनेंशियल, इनका नंबर्स हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस करके देखे हैं। फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि इनको पेमेंट अब आसानी से गवर्नमेंट से फटाफट मिल जाता है, तो पैसा अटकता नहीं है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट को ये लोग आगे चल के और भी कम करेंगे विद फोकस ऑन डेट रिडक्शन। फ्लीट ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, इनके पास जो इक्विपमेंट है वो सब मॉडर्न इक्विपमेंट है, तो इनको क्या होगा, कॉस्टिंग जो आता है वो कम आता है।
और इनके पास अच्छे एम्प्लॉइज। 14 से 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो एबिटा मार्जिन है, मैनेजमेंट का बोलना है 14 से 15% हम लोग का ये सस्टेनेबल है। और जो भी प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं अपने हाथ में, इतना मार्जिन लेके ही लेते हैं। मतलब मैनेजमेंट साफ बोलती है कि हम लोग को बॉटम लाइन को सैक्रिफाइस करके अपना टॉप लाइन नहीं बढ़ाना। हम लोग अगर रिवेन्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट होगा तो ही बढ़ाएंगे, वरना हम लोग को रिवेन्यू बढ़ाने का जरूरत है। फिर बिजनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए लोग अब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, सेगमेंट को काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ज्योग्राफिकली भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स पे लोग काम कर रहे हैं ताकि वहां से मार्जिन बेटर हो। बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, डेट इनका काफी रिजनेबल कंट्रोलेबल सिचुएशन में। ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर से लोग बना रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम बना रहे हैं, एडिक्वेट रिपोर्टिंग ये लोग अपने अंदर के इंटरनल कंट्रोल को भी इंप्रूव कर रहे हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ईआरपी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, पेपरलेस ऑफिस बना रहे हैं, तो ठीक है। बोर्ड को इन्होंने रिकंस्टिट्यूशन किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रिकंस्टिट्यूटेड द बोर्ड बाय इंड्यूसिंग न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो जब कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नियुक्ति होता है, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसके पास छुपाने का कुछ नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोलते हैं आप आ जाओ, हम लोग एकदम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, कुछ छुपाने का हम लोग के पास ज्यादा नहीं। स्ट्रेंथ इनका क्या है, बिडिंग एलिजिबिलिटी, कि इनके पास जो आज के डेट में क्षमता है, ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बिजनेस मॉडल में, कि आप जब कोई प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हो तो आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है। तो आपने पहले कितना का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का काम करके सही तरीका से कंप्लीट करके सामने वाले क्लाइंट को दिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे और कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। सपोज आज तक आपने अपने हिस्ट्री में सिर्फ 1,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, तो अचानक से कोई 7,000 या 10,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है सरकार का, तो उसमें आपको बिडिंग करना नहीं मिलेगा। आपने 1,000 तक का अभी तक काम किया, यानी आपका क्षमता जो है वो अभी तक 1,000 करोड़ तक का काम करने का, तो हो सकता है आपको 2-2,500 करोड़ तक का बिडिंग करने मिल जाए प्रोजेक्ट। पर आप अचानक से सोचो कि 10,000 करोड़ का कोई बिडिंग आ रहा है, उस पर हम बिडिंग कर लें, वो अलाउ नहीं होता। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वी हैव द कैपेसिटी टू बिड फॉर द लार्जर प्रोजेक्ट्स, undertaking an execution of large and complex projects like मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जेएनपीटी, द्वारका। यानी हम लोगों ने ऑलरेडी इतना बड़ा प्रोजेक्ट काम करके दिया और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुली काम कंप्लीट करके दिया, वो भी टाइमली कंप्लीट करके दिया। तो दैट शोज आवर एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके वजह से अब कोई बड़ा और कॉन्ट्रैक्ट भी आता है आगे, तो उस पर भी हम लोग को बिडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट का कैपेबिलिटी ऑलरेडी हम लोग को पता है, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इन हाउस इक्विपमेंट बैंक, इनके पास जो इक्विपमेंट बैंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर द ओनली कंपनी इन इंडिया जिनके पास 7 टीबीएम है। ये टनल को, टनल बनाने वाली है। टीबीएम का फुल फॉर्म का अगर मैं बात करूं तो दिस इज टीबीएम मशीन। ये टीबीएम मशीन क्या होता है, टनल में छेदा करके जो टनल बनाने का मशीन होता है वो होता है टीबीएम। तो ये एकमात्र कंपनी है जिसके पास ऐसे 7 हाई क्लास मशीन है। They have sustained investment in cutting edge technology and better asset churn। इनके पास काफी अच्छा asset है। तो इनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, टीबीएम मशीन है, फिलिंग मशीन है, कास्टिंग यार्ड्स है, सेगमेंट रोलिंग, आरएनसी प्लांट, डंपर, लॉन्चिंग ग्रेडर। तो आप देख सकते हो कि जितने बड़े बड़े मशीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारा इनके पास है। तो ऑलरेडी, और ये मैनेजमेंट ने बोला है अपने कॉन कॉल में कि ये सारे हमारे पास नए मशीन है। ऐसा नहीं कि और किसी कंपनी के पास ये मशीन नहीं है, उनके पास भी होंगे, पर उनके पास थोड़े से पुराने टेक्नोलॉजी के। हमारे पास ये जो मशीन है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है, तो इससे इनको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से इन लोग जब बिडिंग करते हैं ना, तो इनका बिड थोड़ा सा कंपैरेटिवली अपने कस्टमर से सस्ता बिडिंग होता है, तो इनको प्रोजेक्ट मिलने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट इन लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट अभी तक इन लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिया और कौन कौन सा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अभी लखनऊ में एक प्रोजेक्ट है, पुणे में ऊपर में एक मेट्रो जैसा कुछ बना रहे हैं, एक फ्लाईओवर बन रहा है छेदनगर में, चेदानगर में फ्लाईओवर बन रहा है, कलवा ब्रिज थाने में बन रहा है फ्लाईओवर, यहाँ एससीएलआर में बन रहा है, सेवरी वर्ली में एक फ्लाईओवर बन रहा है, मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 पे काम कर रहे हैं, लाइन 4A पे काम कर रहे हैं, 2B पे काम कर रहे हैं, ये एलिवेटेड मेट्रो है। फिर द्वारका एक्सप्रेस वे पे इनको काम मिला हुआ है।
फिर मैफगांव क्रीक ब्रिज पे इनको काम दिया हुआ है और मुंबई मेट्रो लाइन 6 का भी इनको काम चल रहा है। तो दीज आर ऑल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनका ऑनगोइंग है, जिससे आने वाले समय में अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। आप इनका क्लाइंट बेस देख सकते हैं कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मेट्रो एंड रेलवेज का इनको ऑलमोस्ट हर अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। फ्लाईओवर और ब्रिजेस का इनको एयरकॉन से मिला है, एमएमआरडीए से मिला है, एमएसआरडीसी से मिला है। सिविल एंड अदर्स का इनको जेएसडब्ल्यू, एलएनटी, ये लोग से ऑर्डर मिलता है। मैनेजमेंट टीम का बात करें तो मैनेजमेंट मिस्टर कमल जे गुप्ता जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, इज बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, इनके पास 26 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर जगदीश कुमार गुप्ता जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, he was the founder of the company, he is the founder of the company, sorry, 50 years of experience इनके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का। और मिस्टर नलीन जे गुप्ता जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कॉमर्स ग्रेजुएट है और इनके पास भी 27 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री। फाइनेंशियल पैरामीटर्स को अगर देखें तो रेवेन्यू ओवर द इयर्स बढ़ा है। इबिटा जो है ये भी ओवर द इयर्स बढ़ा है। इबिटा परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग 14-15% का सस्टेनेबल इबिटा मेंटेन करें। प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट 107 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 206 करोड़ हो गया। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डिप हुआ है 5.8% पे। और कैश पैट भी इनका ओवर द इयर्स बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो पैरामीटर्स में खाली मार्जिन थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है, मे बी बिकॉज ये लोग बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है, बिडिंग कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा मार्जिन सबसे अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द टॉप लाइन। मेट्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स का अगर बोले तो वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है। FY17 में 484 करोड़ का रेवेन्यू आता था, FY20 में बहुत बड़ा रेवेन्यू आया था, पर अभी FY22 में 683 करोड़ का है। बट जिस तरह का फ्यूचर पोटेंशियल मैनेजमेंट बता रही है कि मेट्रो से आने वाले समय में और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, तो ये रेवेन्यू आगे चल के बढ़ता हुआ दिख सकता है हम लोग को और ज्यादा। मेट्रो एलिवेटेड जो है वहां पर आप देख सकते हो कि अभी क्या हो रहा है, मेजरली ज्यादातर सिटीज में क्या हो रहा है, जो मेट्रोज बन रहे हैं वो ऊपर वाले मेट्रो बन रहे हैं, अंडरग्राउंड बहुत कम बन रहे हैं। तो वहीं से आप देखो रेवेन्यू 347 करोड़ से बढ़ के आज ऑलमोस्ट 1250 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आने लगा। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जगह पे अभी एलिवेटेड मेट्रोज पे काम हो रहा है। फिर यहाँ पर कुछ की पैरामीटर्स को अगर हम देखें कि मेन कंट्रीब्यूटर कौन कौन है, तो फ्लाईओवर और ब्रिज का जो रेवेन्यू है आप देख सकते हो ओवर द ईयर कितना बड़ा है। 2017 में 436 करोड़ था, 2021 में 590 करोड़ था और बढ़ के यहाँ पर ऑलमोस्ट 1260 करोड़ हो गया। रोड्स एंड टनल्स का जो रेवेन्यू ये थोड़ा सा डिप हुआ है। FY18-19 में अच्छा हुआ था, फिर यहाँ से पूरा डिप हो गया, यानी रोड्स और टनल्स के इनके पास प्रोजेक्ट थोड़े से कम आ रहे हैं। सिविल और अदर में भी फ्लैट ही है, कोई ज्यादा गिरा भी नहीं है तो कुछ खास बढ़ा भी नहीं। फाइनेंशियल्स का बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो इनका इंप्रूव हो रहा है, दिस इज वेरी गुड साइन। जब आपका एसेट टर्नओवर रेशियो इंप्रूव होता है इसका मतलब आपके जो पुराने आपके पास ऑलरेडी जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन्स है, उसका आप बेटर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उससे आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो इससे आपका कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए कॉस्टिंग कम होना ये बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि फिर बड़े प्रोजेक्ट्स जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा वहां वो लोग थोड़ा सा कम कोट करके उस टेंडर को ले सकते हैं। तो ये एक कंपनी में, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ये देखने लायक है। वर्किंग कैपिटल डेज काफी सुधर गए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16.5% विच इज वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10.4%, ये भी कोई खराब नहीं है हिस्टोरिकली जो चलता है। बीच में कोविड में कम हो गया था बट मोर और लेस ये फ्लैट। ऑर्डर बुक इनफ्लो का बात करें तो ऑर्डर बुक 2018 में 7,500 करोड़ का ऑर्डर आया था, 2019 में 10,300 करोड़ का, और अभी 2022 का बात करें तो 11,900 करोड़ का इनके पास ऑर्डर आया। ऑर्डर इनफ्लो कितना हुआ है, मतलब ये ऑर्डर बुक है नहीं, ये टोटल ऑर्डर साइज है, पर इनफ्लो कितना हुआ है। 2019 में बहुत बड़े ऑर्डर्स आए थे, 4,970 करोड़ का आया था, 4,290 करोड़ का आया था। अभी 2021 तो डाउन हो गया कोविड एंड ऑल दिस की वजह से। 2022 में इनके पास 3685 करोड़ का ऑर्डर आया। ऑर्डर बुक टू सेल्स, ऑर्डर बुक इज ऑलमोस्ट 3.4 टाइम्स द सेल्स, यानी 3 से 4 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी इज एब्सोल्युटली क्लियर। जितना कंपनी सेल्स करती है 3-4 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने क्या इंटरेस्टिंग बात बोला है ये समझते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला है कॉनकॉल में दैट वी आर विटनेसिंग अ पिकअप इन न्यू प्रोजेक्ट्स, कि नए नए प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छा पिकअप हो रहा है।
We are being awarded by FY 2023 has started on a positive note with projects awarded to the tune of 1374 crore. यानी 2023 बोल रहे हैं FY 23 काफी अच्छा रहा है और हम लोग को ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर 1300 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। की अपडेट्स मैनेजमेंट जो बता रही है, वी हैव बीन अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट फ्रॉम इरकॉन से 1070 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। फिर सेकंड प्रोजेक्ट इनको मिला है सीवेज टनल प्रोजेक्ट का मुंबई में बाय बीएमसी। ये कहां से कहां होगा? इट इज फ्रॉम डॉन बॉस्को टू मलाड अमाउंटिंग टू 510 करोड़, जिसमें इनका हिस्सा 306 करोड़, तो ये दोनों मिला के 1374 करोड़। फ्यूचर आउटलुक के लिए मैनेजमेंट बोल रहे हैं, वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन द इंडियन रिकवरी अमिड द कंटिन्यूइंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। Before taking the question, I would like to reiterate the vision. J. Kumar Infra's vision is 1 billion revenue by 2027. We expect our order book to go about 20,000 crore by 2027. Right now, the balance sheet and the financial status of J. Kumar entitles us to go up to 20,000 crore without any limitations. तो जैसा मैंने बताया कि आपका बैलेंस शीट, आपका पास्ट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कितना आप अपना ऑर्डर बुक बना सकते हैं। तो इन मैनेजमेंट का बोलना है, अभी तक हम लोग का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जैसा हम लोग का बैलेंस शीट है, हम लोग 20,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक आसानी से बना सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने 2027 तक 20,000 करोड़ का एक अपना विजन बनाया कि इतना हम लोग का ऑर्डर बुक होगा। EBITDA margins में मैनेजमेंट ने बोल दिया कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन इफ देयर इज सम ड्रॉप आल्सो, यानी जो कमोडिटी का प्राइसेस है, मैनेजमेंट का बोलना है कि कमोडिटी का प्राइसेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा सारा एस्केलेशन और प्राइस वेरिएशन क्लॉज सारे 100% कॉन्ट्रैक्ट में हमारा प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है। तो अगर दाम कमोडिटी का बढ़ जाता है तो हम लोग बढ़ा देते हैं, दाम घट जाता है तो हम लोग घटा देते हैं। हम लोग का जो सस्टेनेबल इबिटा मार्जिन है वो 14 से 15% सस्टेनेबल इबिटा मार्जिन मेंटेन रहेगा। कमोडिटी के प्राइस से कोई लेना देना नहीं। फिर इनके पास जो नया अच्छा जो क्वालिटी इनके पास टीबीएम मशीन है जो कि टनल बनाने में काम आता है, उसका इनको क्या एडवांटेज मिल रहा है? मैनेजमेंट ने बोला है कि जे कुमार एंड एफकॉन्स आर द टू पीपल इन द कंट्री हु हैव सच अ नंबर ऑफ फील्ड्स फॉर टनल बोरिंग मशीन। तो टीबीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? टनल बोरिंग मशीन। और सिर्फ 2 कंपनी है जिनके पास ये इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा है। And coming to the competency, like of course, when you have your own equipment and once you have utilized in the previous project, so that comes with a very nominal cost for the other projects. So you have niche over the others in bidding as well as maintaining the bottom line. यानी मैनेजमेंट का बोलना है, जब आप अपने मशीन्स को पहला किसी प्रोजेक्ट में यूज कर चुके हैं तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तो आपको नया मशीन नहीं खरीदना है, तो वहां पर आप जब बिडिंग करते हो तो आप सस्ता रेट में बिडिंग कर सकते हैं, तो वो एडवांटेज आपको मिलता है अपने कॉम्पिटिटर से। फिर मुंबई में जो अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है उसको लेके इनका बोलना है कि इफ यू लुक एट द मेट्रो लाइन 3, एज सून एज द न्यू गवर्नमेंट केम, you can see the acceleration at Aire Depot and also other metro lines has been told to be given full pay. Whatever clearance are there, they have been given a good push, so the clearances are happening better. यानी नया गवर्नमेंट आने के बाद मेट्रो के काम में काफी तेजी आया है और जो भी पेंडिंग ड्यूज था फटाफट इनको सारा पेमेंट कर दिया गया है ताकि ये लोग अपने काम को जल्दी से प्रोग्रेस कर सके। क्या होता है, सरकार अगर इनका पैसा अटका लेती है तो ये लोग भी काम को स्लो कर देते हैं या कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं, तो भैया हम जितना काम किए उतना का तो आप पैसा दीजिए तब तो हम लोग आगे काम बढ़ाएं। तो पुराने गवर्नमेंट में इनको दिक्कत हो रहा था, पेमेंट रिलीज टाइमली या फटाफट नहीं हो रहा था। नया गवर्नमेंट के आते फटाफट मेट्रो के पेमेंट्स रिलीज होने लगे, तो इनका भी काम अब बहुत फटाफट आगे बढ़ेगा। प्राइस एस्केलेशन क्लॉज मैंने बता ही दिया, चाहे वो सीमेंट का प्राइस हो, स्टील का प्राइस हो, फ्यूल हो, लेबर हो, कुछ भी हो, everything is 100% covered. 100% of our projects are covered with price escalation variation, इसलिए EBITDA मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इनफ्लो का जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि लास्ट ईयर वी हैड अ ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 3670 करोड़, यानी FY22 में पूरे 12 महीना में 3670 करोड़ का नया ऑर्डर आया था और अभी सिर्फ 5 या 6 महीना में 1375 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है। और ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि FY23 में कम से कम 5000 करोड़ का टोटल ऑर्डर आएगा।
in the current fiscal. Thereby, they will be able to maintain 12,000 crores to 13,000 crores of order book as always. मेट्रो के अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि अभी बहुत सारे 13 अलग अलग सिटीज में मतलब 25 सिटीज में या 26 सिटीज में इनको मेट्रो को एक्सपैंड करना है। 1700 किलोमीटर का मेट्रो लाइन बिछेगा तो वहां बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो चेन्नई में मेट्रो आने वाला है। देयर आर 6 पैकेजेस। कानपुर में दे आर कमिंग विद न्यू पैकेज। दिल्ली इज कमिंग विद न्यू पैकेज एंड अगेन देयर आर 13 cities where metro is operating as of now, but this will shoot up to 25 cities. So the metro has been accepted as one of the most economic and fastest mode of transport. यानी आने वाले समय में और भी बहुत सारी सिटीज में मेट्रोस आएंगे। न्यू वर्टिकल्स में इन्होंने बोला कि ये जो नॉर्मली ये लोग रोड्स और ये सब बनाते हैं, तो अभी जो ये लोग ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये एक डिफरेंट वर्टिकल्स है। तो यहाँ पर भी आगे चल के और बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलेंगे। फिर ये लोग अभी सीवेज का जो टनल का जो गवर्नमेंट से काम मिला है इनको, कि ये जो पुणे रिवर पे इन्होंने काम किया है, ये न्यू वर्टिकल है इनके लिए। तो ये नया वर्टिकल में जितना ये लोग एंटर करेंगे उतना ज्यादा इनको नया ऑर्डर्स मिलेगा इस वर्टिकल में भी, तो इनका रेवेन्यू आगे चल के बेटर होगा। अब आता है कि ये जो पूरा मैनेजमेंट का हम लोगों ने गाइडेंस देखा, फंडामेंटल एनालिसिस किया, बिजनेस को पूरा डीपली समझा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी इनका वैल्यूएशन कंपनी का क्या हो सकता है। बट इससे पहले बताने से पहले बता दूं, ये मेरे तरफ से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया और ये वैल्यूएशन भी आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए ही बनाया गया। इसमें किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिकमेंडेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो करंट रेवेन्यू इनका 3527 करोड़ है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि 20% का आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर फुल फेज में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सरकार की तरफ से अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आए, तो 20% का टॉप लाइन ग्रोथ इनका हो जाएगा विद 14% एबिटा मार्जिन। तो इनका प्राइस ऊपर 485 तक जा सकता है, जो कि भी 300 रुपए। अगर नॉर्मल रहा, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं रहा, तो 16-17% का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है विद 13% एबिटा मार्जिन। तो वहां पर इनका प्राइस 327-330 तक जाएगा, जो कि अभी 300 पे ट्रेड कर रहा है। तो 10% का अपसाइड दिखता है इमीडिएट बेसिस पे। और अगर कुछ खराब हो गया इकोनॉमी में, जीडीपी डाउन हो गया, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम हो गया, डेफिसिट बजट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया सरकार का, पर गवर्नमेंट का अभी जैसा सीन है कि सरकार इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, और मैन्युफैक्चरिंग हब तभी बन सकता है जब अपने देश का लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग। लॉजिस्टिक्स तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर टॉप नॉच। तो सरकार के पास अभी ऑप्शन नहीं है कि इनको ऑर्डर्स ना दे, क्योंकि अगर सरकार ये अपॉर्चुनिटी यूज कर देगी ना चाइना से मार्केट शेयर लेने का, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, तो नेक्स्ट 50 साल फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो सरकार के पास मुझे नहीं लगता है भी ऑप्शन है कि वो लोग नया ऑर्डर रिलीज ना करें। भले ही डेफिसिट थोड़ा बढ़ भी जाए, तो सरकार अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को पीछे नहीं हटाए। तो अगर फिर भी खराब हो जाता है तो 15% का टॉप लाइन ग्रोथ अगर आता है, एबिटा मार्जिन मैनेजमेंट ने बोला है कि 14-15% हम एनीवेज हम लोग का सस्टेनेबल है। तो मैंने तो एकदम समझा है कि अगर कमोडिटी प्राइस आसमान छू जाएगा, 10% ही हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये नीचे गिर सकता है तो 200 रुपए तक आ सकता है। पर ऐसा बहुत खराब, अगर सब कुछ बहुत खराब हो गया ना, तभी ऐसा सिचुएशन होगा, जो फिलहाल अभी मुझे नहीं दिखता। जिस तरह का गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जिस तरह का हम लोग का नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिलहाल कंपनी जो ट्रेड करी है 300 पे, इसका फेयर वैल्यूएशन 330 के आसपास होना चाहिए। अगेन इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, उसके हिसाब से मैंने वैल्यूएशन निकाला। और आगे अगर और मेट्रोज का, जैसा मैनेजमेंट बता रही है कि मेट्रोज के बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे, और जैसा ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास है, और अगर 20% का टॉप लाइन ग्रोथ होता है तो ये ऊपर 485-500 तक का भी टारगेट कंपनी अचीव कर सकती है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, आपको लगा कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में भी शेयर करें। जो लोग खास करके स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आपके जैसे ये नॉलेजेबल कंटेंट्स देख पाए, अपने आप को एम्पावर कर पाए। क्योंकि मीडिया के बेसिस पे हम रिटेल इन्वेस्टर्स लोग बहुत मेहनत करके अपना छोटा छोटा सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि हम मीडिया के बहकावे में आके, किसी बाहर वाले के टिप के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर अपना हार्ड एंड मनी खो देते हैं। तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ऐसा ना करें। आपका बहुत मेहनत का पैसा है, आप कंपनी के बारे में
पूरा डीपली स्टडी करें, उसको समझें, उसके फ्यूचर को समझें, उसके बाद अपना मेहनत का पैसा लगाएँ। मालूम है 40-50 मिनट का वीडियो देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप खुद सोचिए कि आप उस पैसा जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कमाने के लिए आपने महीने में 25 दिन, 30 दिन, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम किए। तो उस मेहनत के पैसे को आप ऐसे ब्लाइंडली तो कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको 40-50 मिनट का वीडियो देखना पड़ रहा है, तो इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वर्थ, क्योंकि 40 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद आप अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे वीडियो में देंगे, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको हर कुछ बहुत डिटेल में और अच्छे से बताएँ, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है और आगे भी रहेगा कि आपको मैं अगर इन्फॉर्मेशन दूँ तो कंप्लीट दूँ, आधा-अधूरा नहीं दूँ। अगर आप 40 मिनट, 50 मिनट का वीडियो एक बार में नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसे 10-10 मिनट करके 3 या 4 दिन में देखिए। पर जब कंप्लीट करें ना आप ये वीडियो 3 या 4 दिन के बाद भी, तो आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि ये कंपनी अच्छी है, खराब है, इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप मिसगाइड हो, छोटे-छोटे वीडियोज़, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आप मिसगाइड हो जाएँ, मैं वो नहीं चाहता। और आप अपने पैसे को सही जगह, सही कंपनी में लगाएँ, ताकि आपको प्रॉफ़िट हो और नुकसान नहीं हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट आपको और भी आगे मिले। नोटिफ़िकेशन जो बेल बटन होता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्योंकि हम और भी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ पे इसी तरह से डीप डाइव पूरा एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया। नहीं भी पसंद आया तो कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्या आपको खराब लगा, हम और क्या बेटर बना सकते हैं, ताकि आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें। आप जब हमें कमेंट लिख के बताते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम देखिए, ऑनलाइन में हम एक-दूसरे को जानते नहीं। आप जो व्यू देख रहे हैं, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। बट जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, तो कहीं न कहीं एक कनेक्ट बैठ जाता है हमारे बीच में। और मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि जब आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि मैं और भी इन डेप्थ एनालिसिस करूँ, और भी ऐसा कोई पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए जिससे आपको नुकसान हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।